Hello students, hope that you all are doing well. So in this lecture we will going to discuss and start a new chapter which is globalization and the Indian economy. और जो ये चैप्टर है ये बिलोंग करता है आपकी इकोनॉमिक्स की बुक से। अब जैसे ही हमने इस चैप्टर की हेडिंग को पढ़ा जो थी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रेज किया होगा कि सर ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। आई एम श्योर आपने इस टर्म को बहुत बार सुना होगा, ठीक है, और आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस टर्म को शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं या हम एक तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का, और वो है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है। इसे आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। इसको आपको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम हमारा एग्जांपल लें हमारी ही कंट्री इंडिया का, कुछ साल पहले अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्रीज के अंदर बेसिकली जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि जो कार्स वगैरह का सेक्टर है, बेसिकली वहां पर जो है बेसिकली दो ही तरह की कार जो है वो पाई जाती थी। एक थी एम्बेसडर और एक थी फिएट, जो बेसिकली इंडियन रोड्स के ऊपर क्या की जाती थी, रन की जाती थी। या जो पीपल है वो इंडिया में सिर्फ इन दो कार्स को ही बाय करते थे और इन दो कार्स को ही ड्राइव करते थे। पर अगर आप अभी करंट सिनेरियो को देखेंगे तो करंट सिनेरियो में वर्ल्ड के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, जितने भी टॉप कंपनीज हैं जो आप क्या कह सकते हैं कार मैन्युफैक्चर करती हैं, उन सभी के जो मॉडल्स हैं वो आपको इंडिया में बहुत इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो आप किसी भी टॉप कंपनी की जो कार है उसको बाय कर सकते हैं और इंडियन रोड्स के ऊपर उनको चला सकते हैं। तो बेसिकली सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मार्केट का यानी कि चेंज हुआ, भाई हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि कुछ सालों पहले तक इंडिया के अंदर सिर्फ टू ही कंपनीज थी, लाइक जैसे कि एम्बेसडर है और फिएट है। सिर्फ इन्हीं की जो कार्स है वो पीपल ड्राइव कर पाते थे। बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो वर्ल्ड की जितने भी टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन सबके जो मॉडल्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल है। और अगर आपके पास मनी है तो आप किसी भी मॉडल को बाय कर सकते हैं और इंडियन रोड्स के ऊपर चला सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पर क्या देखा, चेंज देखा, ठीक है ना भाई। पहले वाले टाइम से अगर हम करंट सिनेरियो को मैच कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, कुछ चेंज देखा। तो बेसिकली जो ये चेंज आया, ठीक है ना, बेसिकली मार्केट के अंदर, तो इसने किस तरह से पीपल की लाइफ को जो है वो क्या किया, अफेक्ट किया। या आप इस तरह से समझिए कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है उसने जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको किस तरह से अफेक्ट किया, भाई किस तरह से उसने इम्पैक्ट किया हमारी इंडियन इकोनॉमी में। हो सकता है कि ये जो इम्पैक्ट है वो क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है कि इम्पैक्ट कैसा हो, नेगेटिव हो। तो बेसिकली यही सब हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट हेडिंग इज, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग है हमारे चैप्टर की वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. अब यहाँ पर क्या बताया गया है, वही जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के टाइम पीरियड पे, कि अगर आप देखेंगे until middle of the 20th century तक जो प्रोडक्शन है वो लार्जली ऑर्गेनाइज होता था विद इन कंट्रीज, यानी कि जो कंट्रीज है उन्हीं के अंदर जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो किया जाता था और कंट्रीज के अंदर ही जो थिंग्स है उनको बाय और सेल किया जाता था। और यहाँ पर बात हो रही है कब की, अंटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के मिडिल टाइम पीरियड तक की बात हो रही है। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, याद है आपको, तो अभी करंट में चल रही है 21st सेंचुरी, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी की। मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी तक अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो लार्जली ऑर्गेनाइज किया जाता था विद इन कंट्रीज के अंदर। तो आई होप आपको अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। What crossed the boundaries of these countries were raw materials, food stuff and finished products। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि बेसिकली जो क्रॉस करता था बाउंड्रीज को, ठीक है ना भाई, आप इस तरह समझिए कि कहीं ना कहीं जब फर्स्ट पॉइंट हमने रीड किया तो आपको लगा होगा कि नहीं सर, हमने तो 8th क्लास के अंदर पढ़ा है कि इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे इंडिया की ओल्ड हिस्ट्री को उठा के, तो ओल्ड टाइम पीरियड से ही हमारी कंट्री के अंदर तो ट्रेड होता था और हमारे कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली बाहर जो है वो सेल होते थे। भाई जो यूरोपियन
पीपल्स हैं वो इंडिया में आते थे प्रोडक्ट्स को बाय करने, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट कॉटन के बारे में, स्पाइसेस के बारे में, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो बाय नहीं किया जा रहा, बेसिकली रॉ मटेरियल जो है वो बाय किया जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल, हमारी कंट्री के अंदर जो यूरोपियन पीपल्स हैं, अगर हम बात करें ब्रिटिश की, तो वो इंडिया से क्या लेके जाते थे, कॉटन लेके जाते थे। पर जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, प्रोडक्शन वर्क है, उसे कहाँ परफॉर्म करते थे, उसे परफॉर्म करते थे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई जो ट्रेड रिलेशन थे वो तो बहुत पुराने थे, ठीक है, बट जो ट्रेड रिलेशन में बेसिकली उनमें क्या होता था, उनमें सिर्फ रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, सिर्फ वो ही क्या होते थे, जाते थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसीलिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ्स एंड फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि क्या बताया गया बेसिकली कि जो कंप्लीट प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो नहीं होती थी, सिर्फ जो कंट्री है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जो थिंग्स जो है वो जा रही है वो कौन सी है, वो है जैसे कि रॉ मटेरियल जो है वो बाय और सेल किया जाता था, जो फूड स्टफ्स होते थे वो बाय और सेल किए जाते थे, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे बेसिकली वो बाय और सेल किए जाते थे। इसीलिए अबव पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि अंटिल मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन है वो लार्जली जो है ऑर्गेनाइज होता था, कहां पर, विद इन अ कंट्री, यानी कंट्री के अंदर ही जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो सब कुछ होती थी, और जो अदर कंट्रीज है वहां पर हमारे ट्रेड रिलेशन थे। पर बेसिकली जो ट्रेड है वो किस में होता था, तो वो होता था बेसिकली रॉ मटेरियल्स के अंदर, फूड स्टफ के अंदर और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। This was before large companies called multinational corporations, जिसे बोलते हैं MNCs, emerged on the scene। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया कि भाई जो सिनेरियो अभी तक हमने डिस्कस किया, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो सिनेरियो कब तक था, वो सिनेरियो था तब तक जब तक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है MNCs, एमर्ज नहीं हुई थी सिनेरियो के अंदर। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये प्रोडक्शन है जो बेसिकली ऑर्गेनाइज हो रहा है विद इन द कंट्रीज, और जो अदर कंट्रीज है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वहां पर सिर्फ क्या जाता था, बेसिकली रॉ मटेरियल जाता था, फूड स्टफ जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स ही जाते थे। पर ये जो सिनेरियो ये कब तक था, ये तब तक था जब तक लार्ज कंपनीज, जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है MNCs, एमर्ज नहीं हुई थी सीन्स के अंदर। क्लियर। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसे आपने शॉर्ट में बताया MNCs, ये क्या होता है, क्योंकि हमने ये भी क्या है फर्स्ट टाइम सुना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है यानी कि जो MNCs हैं ये क्या होती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। अब आप इस तरह समझिए कि जो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है यानी कि जो MNC है, ये क्या एक तरह से कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, ओन करती है और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इन मोर देन वन नेशन, यानी कि एक नेशन से ज्यादा नेशंस में ये बेसिकली क्या करती हैं, ओन करती है और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एक्टिविटी को। इसे आप बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले तो आप सबने रिलायंस के बारे में सुना होगा, भाई जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आपने टाटा इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली जो रिलायंस और टाटा इंडस्ट्रीज है ये क्या है, ये MNCs हैं यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो कंपनीज जो बेसिकली ओन्स और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। और जो रिलायंस और जो टाटा है ये भी क्या है, MNCs हैं। क्यों? क्योंकि बोथ दीज कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, ओन और कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी कि एक नेशन यानी कि इंडिया के अलावा ये अदर कंट्रीज के अंदर भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उनको ओन करती हैं। तो बेसिकली MNC क्या होगा, तो MNC जो है वो एक कंपनी होती है बेसिकली जो क्या करती है, ओन करती है और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट में समझेंगे तो जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी टाटा इंडस्ट्रीज है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पर बेसिकली ये दो इंडस्ट्रीज जो है बहुत फैमिलियर है। तो हमने इसलिए इनके एग्जांपल से डिस्कस किया ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई MNCs जो है वो बेसिकली क्या होती हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and
अदर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि जो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं यानी कि जो ये एमएनसीज हैं, ये कंपनी क्या करती हैं, सेटअप करती है ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स। ठीक है भाई, क्या है, बड़ी कंपनीज हैं तो इनका जो प्रोडक्शन होता है, जो सेल होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती हैं तो इनको बहुत सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि जो ये एमएनसीज होती हैं ये सेटअप करती हैं अपने ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि जो एमएनसीज होंगी, जो इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली अपने जो ऑफिसेज होती हैं उनको सेटअप करती है प्रोडक्शन के लिए, और स्पेशली जो रीजन्स होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं जिन्हें ये चूज करते हैं, तो ये ऐसे रीजन, ऐसे प्लेसेस को चूज करते हैं जहां पर इनको क्या मिले, चीप लेबर मिले। क्यों? क्योंकि जो लेबर है वो ही वर्क करेगी, और यहाँ पर जो चीप लेबर है वो दोनों तरह की है, एक होती है स्किल्ड लेबर और एक होती है अनस्किल्ड लेबर। बेसिकली अनस्किल्ड लेबर कौन सी होती है, जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक होती है स्किल्ड लेबर जो बेसिकली टेक्निकल वर्क परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एमएनसीज होती हैं वो ट्राई करती हैं और चॉइस करती हैं, चूज करती हैं सेट करना अपने ऑफिसेस और फैक्ट्रीज को फॉर प्रोडक्शन के लिए कौन सी प्लेसेस में, जहां पर उनको जो लेबर है वो कैसी मिले, चीप मिले, और जो अदर रिसोर्सेज उनको रिक्वायरमेंट है, लाइक जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, तो इस तरह के जो अदर रिसोर्सेज एमएनसीज को रिक्वायरमेंट होते हैं ये भी क्या हो, बहुत इजीली अवेलेबल हो, और आप कह सकते हैं चीप रेट पर अवेलेबल हो। क्लियर? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब इतनी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो वो ऐसी प्लेसेस या ऐसे रीजन्स को क्यों ढूंढ रही है जहां पर वो अपने ऑफिसेस को सेट कर सके, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सके, जहां पर उनको चीप लेबर मिले या जो अदर रिसोर्सेज है वो कम रेट में मिले। तो आप इस तरह समझिए कि बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब अर्न कर पाएगा, जब वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कब कम होगा, जब बेसिकली जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो उसको कम प्राइस में अवेलेबल हो रहा है, जो लेबर है, ठीक है ना, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड, वो उसको क्या हो रही है, कम रेट में अवेलेबल हो रही है। तो ऑटोमेटिकली जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जो एमएनसीज हैं वो भी क्या कर रही है, वो भी अपने ऑफिसेस को सेट कर रही हैं, फैक्ट्रीज को सेट कर रही है प्रोडक्शन के लिए, कैसे रीजंस में, जहां पर उनको चीप लेबर मिल सके और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हो सके और कम रेट में अवेलेबल हो सके। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। और यही अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो एमएनसीज हैं बेसिकली वो ये क्यों कर रही हैं, सो दैट जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, ठीक है ना। जब चीप लेबर मिलेगी, जो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन वो क्या मिलेंगे, कम रेट में मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, लो होगा। और जो एमएनसीज होंगी, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होंगी, वो क्या कर पाएंगी, अर्न कर पाएंगी ग्रेटर प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो क्या कर पाएंगी, अर्न कर पाएंगी। और एक जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो भी यही चाहता है कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, सो दैट उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो क्या हो, ज्यादा हो, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा मनी को क्या कर सके, अर्न कर सके। इसे हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप करंट सिनेरियो को ही देखेंगे तो करंट में अभी हम क्या है, कोरोना की वजह से हम सब क्या है, अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है ना। और हम किसके ऊपर डिपेंड है, हम डिपेंड है डिजिटल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। भाई आज आप जो हैं क्लास के अंदर इस लेक्चर को नहीं पढ़ सकते लाइव, बट आप किसकी मदद से लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़ पा रहे हैं, तो आप पढ़ पा रहे हैं नो डाउट एलन की वजह से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डिजिटल यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से चीजों को बहुत सिंपल वे में समझ में आ सके। तो आप इस तरह समझिए कि भाई आप लोगों ने सबने आईफोन के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। तो जो आईफोन है बेसिकली ये कहाँ की कंपनी है, ये कंपनी है अमेरिका की। मतलब जो आईफोन है तो बेसिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजाइन है वो कहाँ की है, तो वो है अमेरिकन कंपनी की। बट अगर आपके घर में आईफोन है या कभी भी आप आईफोन को देखेंगे तो अगर आप उसके पार्ट्स को चेक करेंगे तो उसके बहुत सारे पार्ट्स के अंदर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए बिकॉज जो आईफोन है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनी की डिजाइन है, वहां की टेक्नोलॉजी है। बट क्योंकि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, आप इस तरह समझिए भाई चाइना जो है वो वर्ल्ड के अंदर फेमस है फॉर चीप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो जो अमेरिकन कंपनी है वो क्या करती है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है वो किसको देती है, वो देती है
चाइना की कंपनी को, जो बेसिकली क्या करती है, आईफोन को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वर्क करती है। इतना आपको समझ में आया। फिर जब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो अमेरिकन कंपनी होती है वो आईफोन को असेंबल करवाती है प्रोडक्शन होने के बाद, कहां पर, ईस्टर्न यूरोप और मैक्सिको के अंदर। और वहां पर आईफोन्स को क्या क्या आता है, कंप्लीटली असेंबल किया जाता है और पूरे वर्ल्ड की मार्केट के अंदर उनको अवेलेबल कराया जाता है। किसके लिए, सेल के लिए। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिको और जो ईस्टर्न यूरोप है वो बेसिकली वर्ल्ड मार्केट के क्या है, क्लोज है, या वहां से जो आप कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर आप बहुत इजीली अपने जो प्रोडक्ट है उनको वर्ल्ड के हर कोने में, हर कंट्रीज में बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं उसके लिए जो अमेरिकन आईफोन कंपनी वो क्या करती है, वो इंडिया आती है और इंडिया के अंदर कॉल सेंटर्स को ओपन करती है बेसिकली, सो दैट वो आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है कस्टमर की, उनके जो फीडबैक्स है, उनके जो रिव्यूज है, उनको क्या कर सके, गैदर कर सके, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी जब वो नया आईफोन लॉन्च करेंगे, जो नया मॉडल लॉन्च करेंगे, तो वो कस्टमर्स के रिव्यूज को, उनकी बात को ध्यान में रख के, उन फीचर्स को ध्यान में रख के नया मॉडल लॉन्च करे। भाई जो ग्रेट कंपनीज होती हैं वो इसी तरह वर्क करती हैं। तो यहाँ पर जो आईफोन कंपनी है वो क्या कर रही है, इंडिया के अंदर कॉल सेंटर्स खोल रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इंडिया के अंदर कॉल सेंटर्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्ड आप कह सकते हैं क्या है, इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकली बहुत ज्यादा क्या है, साउंड है, प्रोफेशनल्स हैं। दूसरा, हमारी कंट्री के अंदर जो यूथ है वो बहुत ज्यादा क्या है, एजुकेटेड है, जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करता है। तो जो कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया के अंदर ओपन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली जो लेबर है वो क्या है, बहुत ही चीप है। तो यहाँ पर आप बहुत ही इजी एग्जांपल से इसको कनेक्ट करिए कि हमने क्या देखा कि जो ब्रांड है वो कहाँ का है, अमेरिका का, जो डिजाइन है, जो प्रोडक्शन है वो कहाँ का है, टेक्नोलॉजी वो सब कुछ कहाँ का है, अमेरिका का। और जो चाइना है वहां पर क्या होती है, चीप मैन्युफैक्चरिंग। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो उस अमेरिकन कंपनी ने किसको दे दी, चाइना को दे दी। और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो भी पार्ट्स थे उन सबको, टोटल प्रोडक्ट को असेंबल करवाया कहां पर, ईस्टर्न यूरोप एंड मैक्सिको के अंदर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको क्या किया, सेल किया। और सेल करने के बाद उन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया, कॉल सेंटर्स खोले। जो आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर को, वो उसके लिए उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर कॉल सेंटर्स खोले। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन लेबर है बेसिकली वो बहुत ही क्या है, चीप रेट में अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, कम रेट में भी काम करने को, यानी कम सैलरी पे भी काम करने को रेडी होते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर स्किल्ड लेबर है, यानी कि स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकली एंड प्रोडक्शन वर्क को अच्छे से समझते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जो यूथ है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, जो बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीक करता है। इसलिए जो कॉल सेंटर्स है उसके लिए कंट्रीज प्रेफर करती हैं इंडिया को। तो यहाँ पर जो ये पूरा प्रोसेस है, इससे जो एमएनसी है यानी कि जो आईफोन कंपनी है बेसिकली, इसने आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50 to 60% क्या करी, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेविंग करी। जिससे कि क्या फायदा मिला उसको, कि जो आईफोन एमएनसी है वो अर्न कर पाएगी क्या, ग्रेट प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा कि किस तरह से जो एमएनसीज होती हैं वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती हैं, लो करती हैं, और जो एमएनसीज होती हैं वो क्या कर पाती है, अर्न कर पाती है ग्रेट प्रॉफिट। आप याद करिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अंटिल 20th सेंचुरी यानी कि मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन है वो लार्जली ऑर्गेनाइज होता था कहां पर, विद इन कंट्रीज के अंदर। पर अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मार्केट है, जो ट्रेंड है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और जो प्रोडक्शन है अब वो क्या हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है। जिसमें हमने देखा किस तरह से एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी डिजाइन और जिसकी टेक्नोलॉजी है, पर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम दे रही है किसको, चाइना को। और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट है उसको असेंबल कर रही है कहां पर, ईस्टर्न यूरोप एंड मैक्सिको के अंदर, जिसको वर्ल्ड वाइड वहां से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और आफ्टर सेल सर्विस के लिए वो कॉल सेंटर ओपन कर रहे हैं कहां पर, इंडिया में। तो बेसिकली ये सब कुछ करने का रीजन क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। और जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया उस एग्जांपल से आप रफली समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आईफोन कंपनी है उसने 50 to 60% आप कह सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या किया, लेस किया, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो ज्यादा से ज्यादा मनी और प्रॉफिट क्या कर पाएगी, अर्न कर पाएगी। तो ये बेसिकली कौन करती है, ये करती हैं एमएनसीज और जो होती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो आई होप
कि हमने इस चैप्टर इस लेक्चर के अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो अक्रॉस कंट्रीज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मार्केट चेंज हो रहा है, और किस तरह से जो मार्केट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है बिकॉज ऑफ एमएनसीज की वजह से। तो एमएनसीज क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा, किस तरह से वर्क परफॉर्म करती हैं, किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करती हैं, और किस तरह से ये ग्रेट प्रॉफिट को अर्न करती हैं। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे, और जो हमारी फर्स्ट हेडिंग थी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये भी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। थैंक यू।